2026 में आपका स्वागत है। आज हम वेब डिज़ाइन की दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास द 2026 डेवलपर्स गाइड टू मॉडर्न सीएसएस मास्टरी से कुछ बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। आज का मकसद उन मॉडर्न सीएसएस तकनीकों को समझना जो हर डेवलपर को इस तेजी से बदलती दुनिया में आगे रहने के लिए जाननी चाहिए। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सीएसएस अब सिर्फ रंगों और फॉन्ट तक बिल्कुल सीमित नहीं रह गया है। ये अब वेब लेआउट और यूजर एक्सपीरियंस की एक तरह से रीढ़ बन चुका है। सही बात है। आज हम जिन तकनीकों पर बात करेंगे वो सिर्फ कोड लिखने के नए तरीके नहीं हैं। ये सोचने का एक नया नजरिया भी देते हैं कि एक वेबसाइट कैसी दिख सकती है और कैसे काम कर सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दो सबसे बड़े नामों से, सीएसएस ग्रिड और फ्लेक्सबॉक्स। स्रोत कहता है कि ग्रिड अल्टीमेट लेआउट सॉल्यूशन है। ऐसा क्यों है? यहाँ जो बात दिलचस्प है वो है इनके इस्तेमाल का फर्क। देखिए, ग्रिड जो है वो एक 2 डायमेंशनल 2D सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि आप पंक्तियों यानी रोज और कॉलम्स दोनों को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। ये पूरी वेबसाइट के जटिल ढांचे को बनाने के लिए बेहतरीन है। अच्छा, तो ग्रिड पूरे पेज के लिए है। और फ्लेक्सबॉक्स का क्या? वो फिर कहाँ फिट होता है? फ्लेक्सबॉक्स 1 डायमेंशनल है, 1D। ये किसी कंटेनर के अंदर आइटम्स को एक लाइन में अलाइन करने और उनके बीच स्पेस बांटने के लिए सबसे अच्छा है। सोचिए, जैसे कोई नेविगेशन बार हो या फिर कार्ड्स की एक लाइन, उसके लिए परफेक्ट है। स्रोत में ग्रिड की कुछ खासियतों का जिक्र है, जैसे सबग्रिड। ये तो कमाल की चीज लगती है। हाँ, सबग्रिड से होता यह है कि जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं वो अपने पेरेंट के ग्रिड को अपना सकते हैं। इससे लेआउट में और भी ज्यादा बारीक कंट्रोल मिलता है। और फ्लेक्सबॉक्स में भी तो ऐसा कुछ है। हाँ, फ्लेक्सबॉक्स की ऑर्डर प्रॉपर्टी भी बहुत शक्तिशाली है। उससे आप HTML कोड बदले बिना ही एलिमेंट्स का क्रम बदल सकते हैं। अब बात करते हैं CSS वेरिएबल्स की। ये तो कोड को बहुत आसान बना देते होंगे, खासकर जब वेबसाइट पर मान लीजिए थीम बदलनी हो। सिर्फ थीम ही नहीं, बल्कि इससे मेंटेनेंस भी बहुत आसान हो जाता है। आप एक जगह वैल्यू बदलते हैं और वो पूरी वेबसाइट पर लागू हो जाती है। एग्जैक्टली। और हाँ, इन्हें जावास्क्रिप्ट से भी कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे स्टाइलिंग और भी डायनामिक हो जाती है। यहाँ कुछ एडवांस सिलेक्टर्स का भी जिक्र है, इस डॉट, वेयर डॉट और हैज डॉट। बिल्कुल। हैज डॉट हमें एक एलिमेंट को उसके अंदर मौजूद चाइल्ड एलिमेंट के आधार पर स्टाइल करने की सुविधा देता है, जो पहले संभव ही नहीं था। ये तो बहुत बड़ी बात है। और वहीं डॉटिज और डॉट वेयर जो हैं वो कोड को छोटा और पढ़ने में आसान बनाते हैं। और अब तो नेटिव CSS नेस्टिंग भी आ गया है। इसका मतलब है कि अब SAS जैसे प्री प्रोसेसर की जरूरत कम हो जाएगी। हाँ, काफी हद तक। नेस्टिंग से आपका CSS कोड सीधे HTML के स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, जिससे वो ज्यादा व्यवस्थित और पढ़ने में आसान हो जाता है। जी, कोड दोहराने की जरूरत भी कम होती है ना? चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो रिस्पॉन्सिव डिजाइन को अगले लेवल पे ले जाती है, कंटेनर क्वेरीज। ये मीडिया क्वेरीज से अलग कैसे है? काम तो दोनों का एक जैसा ही लगता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मीडिया क्वेरीज पूरी स्क्रीन यानी कि व्यू पोर्ट के साइज पर निर्भर करती हैं। जी, लेकिन कंटेनर क्वेरीज वो अपने पेरेंट कंटेनर के साइज के हिसाब से स्टाइल बदलती हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि एक ही कंपोनेंट, चाहे उसे साइड बार में रखें या मेन कंटेंट में, वो अपनी जगह के हिसाब से खुद को ढाल लेगा। वाह। और एस्पेक्ट रेशियो प्रॉपर्टी, ये तो सुनने में छोटी सी चीज लगती है, पर इसका असर बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। पहले वीडियो या इमेज का अनुपात बनाए रखने के लिए कई तरह के हैक्स इस्तेमाल करने पड़ते थे। अब बस एक लाइन के कोड से ये पक्का हो जाता है कि आपका मीडिया कंटेंट हर स्क्रीन साइज पर सही अनुपात में दिखेगा। अब कुछ ऐसी चीजें जो वेबसाइट में जान डाल देती है, जैसे कि स्क्रॉल स्नैप। इससे वेबसाइट स्क्रॉल करते हुए एक ऐप जैसी फील देती है। हाँ, ये यूजर को एक बहुत ही स्मूथ और कंट्रोल्ड स्क्रॉलिंग का अनुभव देता है। खासतौर पर इमेज गैलरी, स्लाइडर या कैरोसेल के लिए ये बहुत उपयोगी है, जहां आप चाहते हैं कि यूजर एक बार में एक आइटम पर फोकस करे। और CSS ट्रांसफॉर्म्स और ट्रांजिशंस के बिना तो आज की वेब डिजाइन अधूरी है। सही कहा। स्केल और रोटेट जैसे ट्रांसफॉर्म्स और स्मूथ ट्रांजिशन से छोटे-छोटे इंटरैक्शंस भी बहुत आकर्षक बन जाते हैं। और ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये यूजर को बताते हैं कि इंटरफेस में क्या हो रहा है। आखिर में CSS मास्किंग का जिक्र है। ये तो डिजाइनर्स के लिए एक क्रिएटिव टूल बॉक्स जैसा लगता है। बिल्कुल। इससे आप किसी भी एलिमेंट को एक मास्क के तौर पर इस्तेमाल करके दूसरे एलिमेंट को कस्टम शेप दे सकते हैं।
इससे डिजाइन में गहराई और एक यूनिक विजुअल इफेक्ट आता है, जो पहले सिर्फ ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर में ही संभव था। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की बातचीत को समेटे तो हाँ। हमने देखा कि कैसे ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स लेआउट पर पूरा कंट्रोल देते हैं, कैसे वेरिएबल्स और नेस्टिंग हमारे कोड को स्मार्ट बनाते हैं, और कैसे कंटेनर क्वेरीज और एस्पेक्ट रेशियो सही मायनों में रिस्पॉन्सिव डिजाइन को मुमकिन करते हैं। कुल मिलाकर ये सभी तकनीकें दिखाती हैं कि CSS अब सिर्फ स्टाइलिंग का एक टूल नहीं रह गया है। ये डेवलपर्स को ऐसी वेबसाइट बनाने की ताकत दे रहा है जो न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि हर डिवाइस और हर कंटेनर के हिसाब से बुद्धिमानी से खुद को ढाल लेती हैं। ये एक बेहतर और यूजर फ्रेंडली डिजिटल अनुभव बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल खड़ा करता है। स्रोत 2026 की तकनीकों की बात करता है। जब CSS खुद ही इतना शक्तिशाली हो रहा है कि वो लेआउट, इंटरैक्शन और कंडीशनल स्टाइलिंग सब संभाल सकता है, तो क्या भविष्य में जटिल वेब इंटरफेस बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी? क्या कई काम जो आज जावास्क्रिप्ट से होते हैं, कल सिर्फ CSS से ही संभव होंगे? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।